जय हिंद दोस्तों, रखी गणना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा फॉर्म 16 के बारे में। स्पर्श की तरफ से स्पर्श के पेंशनर्स को कब तक फॉर्म 16 मिल जाएगा, कब तक पेंशनर्स आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा फॉर्म 16 के बारे में और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट जेएस सेंगर जी ने लिखा लेटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के हित के लिए, जवानों के हित के लिए एक लेटर लिखा गया है राष्ट्रपति जी को। पूरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पूर्व सैनिक के सभी बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिक के कितने भी बच्चे हों, जवान के कितने भी बच्चे हों, पूर्व सैनिक के मरने के बाद, उसकी पत्नी के मरने के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चे एलिजिबल हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा फैमिली पेंशन के। जी हाँ दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। अब थोड़ी बहुत रुकावट आई है, लेकिन क्या उसका असर 8 सीपीसी पर पड़ा है? 8 सीपीसी का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को धन्यवाद दिया है। जी हां दोस्तों, जो तीनों सेनाएं हैं उनको धन्यवाद दिया है रक्षा मंत्री जी ने। इस पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा आगे। और दोस्तों इसी पर पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर से आग्रह किया है रक्षा मंत्री जी से। क्या आग्रह किया है, क्या अपील दी है, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। कैसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। फॉर्म 16 स्पर्श के पेंशनर्स को मई जून तक उपलब्ध होंगे। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है हर एक साल आपको फॉर्म 16 मिलते हैं स्पर्श पे, स्पर्श पोर्टल पे। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, कुछ पेंशनर्स पूछ रहे थे कि सर फॉर्म 16 हमें कब तक मिलेगा। दोस्तों जो आप आईटीआर फाइल करते हैं, यानी जो पेंशनर्स टैक्स की रेंज में आते हैं, जिनकी पेंशन में से टैक्स काटा जाता है, तो दोस्तों जो पेंशनर्स आईटीआर फाइल करते हैं उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2025 तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बाकी फॉर्म 16 आपको कब तक मिलेगा? फॉर्म 16 आपको मिलेगा मई या फिर जून तक। जी हाँ दोस्तों, मई एंड तक या फिर जून तक आपको फॉर्म 16 मिल पाएगा स्पर्श पे। बीच बीच में आप लॉग इन करके चेक करते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो आप आईटीआर फाइल करेंगे, जो आप आईटीआर फाइल करेंगे वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से आईटीआर फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इस बार जो नए रूल्स आए थे, नया टैक्स स्लैब आया था, वो लागू होगा अगले साल से। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो आपने कैलकुलेशन करी होगी, टैक्स कटाने की कैलकुलेशन करी होगी, वो करी होगी नए टैक्स स्लैब के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर छूट मिली थी, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करी होगी। लेकिन दोस्तों वो आप फाइल करेंगे अगले साल। जो इस बार आप फाइल करेंगे यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, उसमें दोस्तों पुराना टैक्स स्लैब भी यूज होगा। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी टैक्स से जुड़ी कोई आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यानी इस बार जो आप फाइल करेंगे दोस्तों उसका फाइनेंशियल ईयर है 24-25, लेकिन असेसमेंट ईयर है 25-26 का। चलते अगली जानकारी की तरफ। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट जेएस सेंगर, जिनका पूरा नाम है जोगेंद्र सिंह सेंगर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये नेशनल प्रेसिडेंट है, काफी हेल्पफुल पर्सन है, काफी ये हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने दोस्तों तमाम लेटर लिखे हैं पूर्व सैनिकों के हित में, जवानों के हित में। एक बार फिर से इन्होंने लेटर लिखा है, और दोस्तों ये लेटर लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। सैनिकों को आपातकालीन इमरजेंसी युद्ध में बुलाए जाने के लिए यात्रा की अच्छी व्यवस्था करने हेतु। जी हाँ दोस्तों कई बार क्या होता है, जवानों को, सैनिकों को इमरजेंसी सिचुएशन में बुला लिया जाता है, जैसे कहीं युद्ध चल रहा हो
या फिर कहीं आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई हो। लेकिन कई बार जवानों को यूनिट में रिपोर्ट करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है पहुंचने का। अब दोस्तों कई जवानों का घर इतनी दूर होता है कि वो सही टाइम पे यूनिट में नहीं पहुंच पाते। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोस्तों जवानों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। कई बार एक जवान बाथरूम के पास बैठकर ट्रेन में सफर करके वो यूनिट में पहुंचता है। यानी बहुत सी यात्रा संबंधी दिक्कतें होती हैं जवानों को। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है कि अगर सैनिकों को, जवानों को आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में बुलाया जाता है तो सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, रेलवे की तरफ से जवानों का रिजर्वेशन करवाया जाए, उनको सेकंड एसी का बेनिफिट दिया जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं पूरे इसके हक में हूं। कई बार जवानों के साथ बिल्कुल सही व्यवहार नहीं होता। जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो देश की रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन कई बार वो बाथरूम के पास बैठकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कई बार उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता। कई बार टीटी भी सही तरीके से व्यवहार नहीं करता, जवानों के साथ, जवानों से पैसा लिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। यह सरासर अन्याय है जवानों के साथ या फिर सैनिकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। तो दोस्तों इस लेटर में यही लिखा गया है कि अगर जवानों को, सैनिकों को आपातकालीन स्थिति में बुलाया जाता है, इमरजेंसी में बुलाया जाता है, तो रिपोर्ट करने के लिए, यूनिट में रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सैनिकों को रिजर्वेशन की सुविधा दी जाए। सेकंड एसी उनको दिया जाए या फिर थर्ड एसी उनको दिया जाए, ताकि सुविधा होकर वो आराम से यूनिट में जा पाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे, देश की सुरक्षा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये लेटर काफी फेवरेबल है जवानों के लिए या फिर सैनिकों के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक के सभी बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, यानी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए। जैसे दोस्तों एक परिवार में जैसे पूर्व सैनिक के 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के लिए फैमिली पेंशन एलिजिबल होगी, 5 बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। पूर्व सैनिक की डेथ हो गई, उसके बाद पत्नी की डेथ हो गई, अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे एलिजिबल है फैमिली पेंशन लेने के लिए। एक साथ 5 बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, यानी क्राइटेरिया वाइज फैमिली पेंशन मिलेगी। जैसे कि 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 डॉटर है जो कि अनमैरिड है, बाकी 2 डॉटर है वो या तो विडो है या फिर डिवोर्सी है, और एक बच्चा है जिसकी उम्र 25 साल से कम है, वो कोई जॉब नहीं करता। उस कंडीशन में ये 5 बच्चे एलिजिबल होंगे फैमिली पेंशन के लिए। सबसे पहले क्राइटेरिया देखा जाएगा, जब एक बच्चे का क्राइटेरिया पूरा होगा तो उसके बाद दूसरे बच्चे को मिलेगी, दूसरे बच्चे का क्राइटेरिया पूरा होगा तो उसके बाद तीसरे बच्चे को मिलेगी, तीसरे बच्चे का क्राइटेरिया पूरा होगा उसके बाद चौथे बच्चे को मिलेगी। यानी सब एलिजिबल है फैमिली पेंशन लेने के लिए, लेकिन एक साथ नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक साथ नहीं मिलेगी। पहले की रुकेगी तो दूसरे की चलेगी, दूसरे की रुकेगी तो तीसरे की चलेगी, तीसरे की रुकेगी तो फिर चौथे की चलेगी, चौथे की रुकेगी फिर 5वें की चलेगी। इस तरीके से सारे बच्चे एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए। हाँ, अगर लड़कियां शादी कर लेती है, जैसे मैंने आपको बताया अगर 4 लड़कियां हैं, अगर वो शादी कर लेती है या फिर कहीं वो जॉब करने लगती है, जैसे कि किसी की इनकम 9,000 से ज्यादा है, तब उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। बाकी अगर लड़का है 25 साल से कम उसकी उम्र है, तब उसे मिलेगी। अगर वो भी कहीं जॉब करने लगता है 25 साल से कम उम्र में, तो दोस्तों उसकी भी पेंशन रोक दी जाएगी। लेकिन लड़के के मामले में 25 साल तक फैमिली पेंशन उसे मिलेगी। बाकी लड़कियों की एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनकी कितनी भी एज हो उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी पर अपडेट, भारत पाकिस्तान तनाव का असर 8 सीपीसी पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि संपूर्ण युद्ध भारत पाकिस्तान का नहीं होगा। छोटा सा ऑपरेशन आपको देखने को मिल सकता है, छोटी बहुत लड़ाइयां आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन संपूर्ण युद्ध यहां पर नहीं होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ, लेकिन इसका असर कहीं भी अभी तक 8 सीपीसी पर नहीं पड़ा है। हालांकि अभी तक 8 सीपीसी पर काम करने वाले अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पे वेट करना होगा। जैसे ही 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए जाएंगे, उसके बाद जो जेसीएम का संगठन है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो डायरेक्ट भारत सरकार के सामने फिटनेस फैक्टर बढ़ाने को लेकर और न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर बात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस यहां पे
भारत सरकार बनाए, उसके बाद सब चीजें दोस्तों फिर जेसीएम रखेगा, अपने सुझाव रखेगा। तो दोस्तों अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक बने हैं। थोड़ा सा यहां पे टाइम लग सकता है। जैसा आप पता है अभी भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ी तनाव की सिचुएशन थी और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, तो थोड़ा सा यहां पे टाइम लग सकता है। कुछ टाइम बाद अध्यक्षों की नियुक्ति भी होगी और 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी यहां पे बनाए जाएंगे। उसके बाद जेसीएम अपना काम करेगा, वो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर, न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर मांग रखेगा भारत सरकार के सामने। तो अभी तक की यही अपडेट है। चलते अगली जानकारी की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को धन्यवाद दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला। इसमें अहम भूमिका थी सशस्त्र बलों की, जो तीनों सेनाएं थी उनकी सबसे अहम भूमिका थी। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पेशल धन्यवाद दिया है सशस्त्र बलों को। जी हां दोस्तों, जो तीनों सेनाएं थी उनको धन्यवाद दिया है, जो जवान थे, सैनिक थे, उनको धन्यवाद दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को धन्यवाद दिया है। जी हां दोस्तों, सेना को स्पेशली थैंक्स बोला है, धन्यवाद बोला है। अब दोस्तों जैसे ही रक्षा मंत्री जी ने धन्यवाद कहा, उसके बाद पूर्व सैनिक या फिर जवान कुछ कहने लगे, कुछ डिमांड करने लगे। क्या डिमांड करी? सैनिकों का कहना है अब तो हमारी मांगे मानी जाएं। जी हां दोस्तों जब भी देश कोई मुश्किल हालात में होता है तो सबसे पहले भारत सरकार, रक्षा मंत्री पीएम मोदी जी सबसे पहले याद करते हैं जवानों को, सैनिकों को, क्योंकि यही अहम भूमिका निभाते हैं देश की रक्षा करने में। तो दोस्तों अब रक्षा मंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो कुछ मांगे माने, जवानों की या फिर पूर्व सैनिकों की। ऐसा पूर्व सैनिकों का कहना है, ऐसा जवानों का कहना है कि जिस तरीके से मुश्किल कंडीशन में जवानों ने या फिर सशस्त्र बलों ने साथ दिया भारत सरकार का या फिर देश का, इसी तरीके से हमें भी कुछ ना कुछ मिले। ऐसा दोस्तों जवानों को कहना है या फिर सैनिकों को कहना है। अब दोस्तों यहां पे जवान क्या कहते हैं, जिसमें कुछ पूर्व सैनिक भी हैं, वो क्या कहते हैं? इक्वल एमएसपी दी जाए। जी हां दोस्तों, जो डिमांड चल रही है इक्वल एमएसपी की, सबसे पहले इक्वल एमएसपी दी जाए, 15,500 एमएसपी दी जाए। फिर दोस्तों ओआरओपी की विसंगतियां दूर करी जाए। ओआरओपी में जो विसंगतियां चल रही हैं, जिसके बिहाफ पर सैनिकों ने धरना प्रदर्शन भी दिया, पूर्व सैनिकों ने आंदोलन करे, मांग पत्र दिए, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। फिर दोस्तों साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी भी करी जाए, यानी जो विसंगतियां चल रही हैं उसको दूर करके पेंशन भी बढ़ोतरी करी जाए। लेकिन दोस्तों ये मांग अपनी जगह है। अभी भी सबसे पहले मैं देश को ही देखता हूं। जी हां दोस्तों, देश अगर सुदृढ़ है, सुरक्षित है, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों पर आगे काम हो सकता है। लेकिन फिर भी जवान कहते हैं, सशस्त्र बल के जवान कहते हैं कि जिस तरीके से हमने अभी देश की सेवा करी है, हमने पूरी मन से, तन से, लगन से, जो दुश्मन है उनके नाक में दम किया है, ठीक इसी तरीके से हमें भी जो हमारी मांगे हैं उसको भी कहीं ना कहीं सुना जाए, देखा जाए। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करिए, अपने सुझाव आप जरूर रखिए इनकी प्रतिक्रिया पे। तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।